अभी तक हमने सुना कि कैसे अहिल्या बसंती के खत में राजू का हल्का सा समाचार पाकर कि शायद उसको युद्ध में कुछ नुकसान पहुंचा है, बहुत परेशान हो गई और उसका मन कॉन्वेंट से उचट गया और उसने मदर से पिता की देखभाल के लिए घर जाने को कहा। तब मदर ने उससे कहा कि वो लड़कियों के एक ग्रुप को दिल्ली पहुंचा दे और उसके बाद कलकत्ता चली जाए। अब सुनते हैं आगे की कथा। दिल्ली पार्टी लेकर वह चली तो लड़कियों का दल चिड़ियों सा चहक रहा था। उनके रंग बिरंगे बॉक्स और होलडाल की गिनती कर वह थक कर चूर हो गई थी। एक लड़की को संभालती तो दूसरी छिटक कर बुक स्टॉल पर भागकर कॉमिक खरीदने लगती। कभी लड़कियों को गिनती, कभी बक्सों को। उन्हें डांटती फटकारती। वह फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घसीट ले गई। डिब्बा रिजर्व था। अकेले डिब्बे में लड़कियां खूब धमा चौकड़ी मचाए कूद रही थी। घर जाने का उनका उल्लास ट्रेन छूटने के साथ ही और तीव्र हो उठा। सुनिए मिस, हमारे डिनर का क्या होगा? हमें डाइनिंग कार में ले चलिएगा ना? मिस, मैं वेज हूँ। हाय मिस, मैं नॉन वेज हूँ। ध्यान रखिएगा, पापा स्टेशन से आए होंगे। और मम्मी भी, मैंने इसकी मम्मी को देखा है, खूब सिगरेट पीती है। चल हट, पड़ी आई है। तेरी मम्मी पीती होगी। अहिल्या का माथा दर्द से फटा जा रहा था। ओफो लड़कियों, क्या थोड़ी देर चुप बैठोगी? मेरे सिर में बहुत दर्द है। विल यू प्लीज कीप क्वाइट? अहिल्या ने खिड़की का सहारा लेकर आंखें बंद कर ली। लड़कियों का चहकता झुंड क्षण भर को चुप पड़ गया। फिर फुसफुसाहट का जाम चलने लगा। ललिता का बॉयफ्रेंड कौन है जानती है? बॉल्डविन स्कूल का सीनियर प्रीफेक्ट श्रीनिवासन। उसने उसकी 17वीं वर्षगांठ पर उसे लॉलिटा उपहार में दी है। मैंने पढ़ने को मांगा तो मुकर गई। अहिल्या चुपचाप लड़कियों की बातें सुन रही थी। कभी ऐसे ही वह भी चहकती थी, ऐसी ही निरर्थक बातों के छल्ले वह भी बनाती थी और उसकी स्कूल की सहपाठियां ट्रेन का लंबा सफर आंखों ही आंखों में काट लेती थी। और आज उन्हीं बातों से उसका सिर दुखने लगा था। रात का खाना मंगवाकर लड़कियों ने खा लिया था और डिब्बे की बत्ती बुझाते ही उनकी ही ठीठी और रंग में आ रही थी। मैं इसको एक किस्सा सुनाइए ना, भूत का। रेबेका जोसेफ अहिल्या के पास की ही बर्थ पर लेटी थी। वहीं से उसने फरमाइश की और लड़कियां संवेद स्वर में उसका समर्थन कर उठी। प्लीज मिस, प्लीज सुनाइए ना। चुप रहो, देखती नहीं कोई दरवाजा खटखटा रहा है? अहिल्या ने खिड़की से झांक कर देखा। बेजवाड़ा के स्टेशन की बत्तियां जगमगा रही थी। उसके डिब्बे के बाहर तंग जींस में एक बाल कटी लड़की हाथ में सूटकेस लटकाए जोर जोर से हथेलियां दरवाजे पर बड़बड़ाए चली जा रही थी। क्या बात है? अहिल्या ने खिड़की खोलकर पूछा। यह पूरा डिब्बा हमारी स्कूल पार्टी के लिए रिजर्व है। मैं जानती हूँ, पर बड़े संकट में हूँ। कृपया करके खड़े होने का भी स्थान दे सकेंगी तो मैं बड़ा आपका आभार मानूंगी। एक क्षण हिचकिचाकर अहिल्या ने द्वार खोल दिया। गार्ड ने झंडी दिखा दी थी और इंजन अधैर्य की सीटियां और धुएं की फुफकारें छोड़कर चलने लगा। एक प्रकार से हाथ पकड़कर चलती ट्रेन पर अहिल्या ने उस अपरिचिता किशोरी को खींच लिया। ओह धन्यवाद, आपने बचा लिया मुझे। स्कूल की लड़की सी ही दिख रही उस किशोरी ने हंसकर कहा। कंबलों से कई जोड़े चेहरे निकल आए और उनकी उतावली दृष्टि उस अपरिचिता को डिब्बों के धुंधले प्रकाश में ही चीर फाड़ दे रही थी। कहाँ जाना है आपको? अहिल्या ने कुछ रूखे स्वर में पूछा। अपने एकांत रेल के डिब्बे में उस अपरिचिता का अचानक आगमन उसे कुछ जचा नहीं था। दिल्ली जाऊंगी। वैसे बगल के डिब्बे में एक बर्थ खाली है, पर उसमें दो ऐसे लंबे तगड़े सरदारों की विकट जोड़ी थी कि रात भर उनके साहचर्य का भय मुझे सहमा गया। लड़की ने फिर बड़ी भोली सी हंसी के बीच अपने मोती से दांत दिखाए और दोनों पैर ऊपर उठाकर बैठ गई। लड़की वास्तव में आकर्षक थी। चेहरा कोई खास सुंदर नहीं था, पर पतली पतली टांगों में चूड़ीदार सी कसी जींस की लाल पीली चटकीली धारियों से मेल खाती
उसकी मूंगिया रंग की वेस्ट बड़े कायदे से पहनी गई थी। गले में सोने की पतली चेन से एक क्रॉस लटका था। बालों को पेरोक्साइड से डाई किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं था। पर उनकी रेशमी सुनहली लहरों का सौंदर्य एकदम अपना निजी और मौलिक था। दोनों आंखें बड़ी बड़ी कटावदार थीं, नाक तीखी और कुछ मुड़ी हुई थी। हंसने पर स्वस्थ दांतों की झलक पूरे चेहरे को जगमगा देती थी। लड़कियों पर उसका रौब जम रहा था। अहिल्या ने अपने पैर सिकोड़कर उसके लिए जगह बना दी तो वह हंसकर बोली, अरे नहीं, क्यों कष्ट करती हैं? मैं बड़े आराम से रात ऐसे ही काट लूंगी। मुझे तो रात भर जगने का अभ्यास भी है। नाइट ड्यूटी की नर्स है शायद। लड़कियों में से किसी की फुसफुसाहट स्पष्ट होकर गूंज गई। ओ माय! वह परिचिता जोर जोर से हंसने लगी। पर मैं नर्स नहीं हूँ, तुम्हारी मिस की ही भांति। मैं भी तुम जैसी नटखट लड़कियों की स्कूल मिस्ट्रेस हूँ, मिस डिसूजा। वॉलचेयर में मेरी माँ है, उन्हीं से मिलने गई थी। मेरा नाम जैकलिन है, सीनियर कैम्ब्रिज को लिटरेचर पढ़ाती हूँ। अपनी जीन्स की तंग मोहरियों की जिप सरकाकर जैकलिन ने ऊपर को मोड़ दी और पालथी मारकर बैठ गई। रेलगाड़ी के झकोलों के साथ साथ उसके कटे केश कुच के रेशमी गुच्छे रह रहकर हिल रहे थे। अपना नायलॉन कार्डिगन उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और चौकोर पर्स से लिपस्टिक निकालकर बड़े इत्मीनान से होठों पर फेरने लगी। रात बहुत हो गई थी। लड़कियों को चुपचाप सो जाने का आदेश देकर अहिल्या ने अपना एक तकिया जैकलिन की ओर बढ़ाकर कहा, कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? काफी जगह है, इसी पर लेट जाइए। दोनों पैर सीट के हत्थे पर रख लीजिए, काफी जगह निकल आएगी। उसके प्रस्ताव पर मनन कर जैकलिन ने हंसकर दोनों पैर सीट पर रख दिए। एक ही तकिया पर उसके सुनहले और अहिल्या के काले केशपाश का संगम बन गया। उसके विदेशी यूडिकोलोन की मधुर सुगंध की गमक से अहिल्या को न जाने कब नींद आ गई। सुबह उठी तो देखा सामने की सीट पर अपनी सुडौल टांगों का सेतु बना जैकलिन डिसूजा सिगरेट फूंक रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, वह हंसकर बोली। खूब कसकर सोती हो, तुम्हें देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। मैं तो जब तक वेरामून की एक दो गोलियां न निगल लूं, निगोड़ी नींद आने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारी भेड़ बकरियां तो सब सो रही हैं। सिगरेट के बचे टुकड़े को खिड़की से फेंककर जैकलिन खड़ी होकर अपनी जीन्स के खुले बटन कसने लगी। अहिल्या ने देखा जैकलिन रात के धुंधलके में जितनी आकर्षक लगी थी उतनी वास्तव में थी नहीं। उसका शरीर निसंदेह बड़े यत्न से सजाया संवारा गया था, किंतु आंखों के नीचे स्याही की धूमिल रेखा, लिपस्टिक के निरंतर प्रयोग से रंग उठे होंठ और कृत्रिम परिधानों की नींव पर टिका उसका विदा लेता यौवन पुरुष की दृष्टि को ठग सकता था, नारी को नहीं। लड़कियां भी जग गई थी और अहिल्या आश्चर्य से स्तब्ध थी। कैसी अद्भुत है यह अपरिचिता! क्या हिप्नोटिज्म तो नहीं जानती? दिल्ली पहुंचने तक जैकी की अहिल्या से खूब घुट गई थी। दिल्ली पहुंचने पर जब अहिल्या ने होटल में रहने का प्रस्ताव रखा तो वह बिगड़ गई। हद है, मेरे रहते तुम होटल में रहोगी और दिल्ली के होटल! इतना ही पैसा भारी हो गया है तो मुझे दे देना। कब जाना है तुम्हें कलकत्ता? कल ना, बस फिर मेरे साथ रहोगी तुम। जगपुरा के पास हमारा छोटा सा फ्लैट है, जस्ट ए टीनी वीनी फ्लैट। अपनी दोनों हथेलियों से गुड़िया के घर का सा आकार बनाकर वह बोली, हम 5 लड़कियां रहती हैं। एक हमारी लैंडलेडी हैं, मिसेस डेटा। उन्होंने ही नया मकान बनवाया है, अभी पूरा बना भी नहीं, छत बन रही है, गैरेज भी अधूरा है। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, समझी? और अहिल्या राजी हो गई। दिल्ली की महानगरी में अकेली होटल में वह कैसे रहेगी? लड़कियों को लेने स्टेशन पर ही उनके संरक्षक आ गए थे। एक दो ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह भी किया, पर वह जैकलिन को दिखाकर बोली, धन्यवाद, पर मेरी एक मित्र है, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। जैकलिन बाहर आई तो एक भड़कीली फिएट उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओह, आंटी ने गाड़ी भेज दी थी। हाउ स्वीट ऑफ हर। क्यों बिंदा दिन, मेम साहब की तबीयत अब ठीक है? जी हाँ, आज तो मेम साहब कुत्ते को दिखाने अस्पताल गई हैं। अहिल्या जैकी के साथ आगे की ही सीट पर बैठ गई। जैकी स्वयं ड्राइव कर रही थी और बिंदा दिन पीछे बैठा था। पहली ही दृष्टि में अहिल्या को वह व्यक्ति ठीक नहीं लगा। उसकी ड्राइवर की वर्दी में शायद उसकी स्वामिनी का मोनोग्राम खुदा था।
चेहरा गोल था और चेचक के दागों से इस पूरी तरह गुदा था कि फैली नाक के नथुने भी कुछ कुछ नुच गए थे। दोनों कानों तक उठी हुई मूछों के सिरे शाही के कांटों से ही जहरीले लग रहे थे। अहिल्या को उसकी आंखें अपनी गर्दन पर गड़ती नजर आ रही थी। लग रहा था कि वह उसी की सीट पर झुका आ रहा है और किसी भी क्षण उसकी नुकीली मूछों के जहरीले सिरे उसके गालों का स्पर्श कर सकते हैं। उसका बदन अनजाने में ही जोर से सिहर उठा। क्यों, क्या ठंड लग रही है? व्हील पर ही सधे चालक की भांति जैकी ने कोहनी टिकाकर स्पीड को साध लिया और हंसकर पूछा, नहीं तो। अहिल्या का हृदय जिस ठंड से कांप रहा था वह कैसे कहती। कई सड़कों को पार करके जैकी ने कार एक नए बने मकान के सामने रोक दी। ड्राइवर ने उतरकर कार का द्वार खोल दिया और सामान उतारने लगा। यही है हमारा फ्लैट, है ना प्यारा सा? जैकी ने हंसकर पूछा। फ्लैट वास्तव में सुंदर था। सीढ़ियों के घुमावदार घेरों के इर्द गिर्द सन ब्रेकर लगे हुए थे। बरामदे में एक बेंत के बने स्टैंड पर कई छोटे रंगीन जापानी कंडील नुमा टोकरियों में मनी प्लांट के पत्ते झूल रहे थे। एक अखरोट की गोल मेज पर विदेशी पत्रिकाओं का अंबार चुना धरा था। एक लकड़ी के तख्ते पर फ्लैट का नाम गुदा था। ऊपर हम लोग रहती हैं, नीचे आंटी का कमरा और किचन है। चलो हाथ मुंह धो लो, 5 बजे के बाद गुसल खाना मिलने में तुम्हें दिक्कत होगी। सब आ जाएंगी। पास ही पास सटी 3 केबिन चारपाइयों पर एक से पलंगपोश बिछे थे। तीनों के सिरहाने अस्पताल के मरीजों की सी छोटी अलमारियां थी। दीवारों के आधे कलेवर पर हल्का नीला रंग पुता था। ऊपर का भाग एक अजीब से स्प्रे वर्क से रंगा गया था। दीवार पर ही 3 खूंटियों पर क्रमशः 3 बड़े छोटे और उससे छोटे ड्रेसिंग गाउन झूल रहे थे। पलंग का आकार भी गाउन की लंबाई के आकार से मेल खाता था। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी पलंग लगी थी। यह मेरा संध्या चटर्जी का और रागनी कौल का कमरा है। आंटी हमेशा हमको 3 भालू कहती हैं। एकदम बच्चों की सी सनक चढ़ती है आंटी को। एक दिन 3 खास तरह के पलंग बनवा लाई, फिर छोटी बड़ी 3 अलमारियां बनवा दी और पिछले हफ्ते हमारी यह तस्वीर खिंचा दी। जैकी ने स्टील के फ्रेम में जड़ी तस्वीर उठाकर दिखाई। एक दूसरे का कंधा पकड़े जैकी के साथ अपने कद की ऊंचाई के क्रम से खड़ी 2 सुंदर सी लड़कियों के चेहरे तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। यह मुझसे छोटी संध्या चैटर्जी है, किसी सरकारी दफ्तर में काम करती है। और ये है रागिनी कौल, कभी मॉडल बनती है, कभी स्टेनो। वैसे रेडियो स्टेशन में भी काम करती है। बड़ी प्यारी बच्ची किसी आवाज है इसकी। इसी से जब कभी किसी बच्ची का पार्ट करना हो, रेडियो स्टेशन से इसे बुला भेजते हैं। थोड़ी देर बात करके आती है पट्टी और तगड़ा चेक ले आती है। आओ तुम्हें दूसरा बेडरूम दिखाऊं। जैकी उसे दूसरे कमरे में खींच ले गई। वह कमरा उनके कमरे से बहुत बड़ा और हवादार था। उसमें 3 छोटे तख्तनुमा पलंग बिछे थे। कमरे की व्यवस्था का स्तर भी ऊंचा नहीं था। कहीं पर पलंग पोश मुड़ा था, कहीं तकिया पेट फूलकर बहुत ऊंचा उठ गया था। लगता था चटपट बिस्तर किसी प्रकार ढांप ढूंप कर ही सोने वालियां काम पर निकल गई हैं। एक मेज पर जूठे प्याले पड़े थे, कुछ बुझी सिगरेटों के टुकड़े थे और 2-3 खाली दिया सलाइयों के डिब्बे कोने में पड़े थे। 4-5 चॉकलेट की पन्नियां मोड़ मारकर इधर उधर फेंकी गई थी। ओह, कितना अनटाइडी कमरा है। आई एम सॉरी, तुम्हें बेकार ही यहाँ लाई। बड़ी नालायक लड़कियां हैं तीनों। इसमें रहती हैं रबिया सुल्ताना, खोजा मुस्लिम है, एक अखबार की रिपोर्टर है, दूसरी है मारी वोंग, चीनी क्रिश्चियन है। बाप की जूतों की दुकान थी। इधर सीमा की गड़बड़ी के बाद अच्छी खासी मुसीबत में वह पड़ गया था। चीन को वापस चला गया, पर मारी पिता के साथ नहीं गई। किसी बहुत बड़े होटल में काम करती है। तीसरी है मंजरी मजूमदार, साड़ियों का बिजनेस करती है। अब आओ तुम्हें अपना सम्मिलित दीवान खाना दिखाएं। एक सकरा सा बरामदा पार कर वह अहिल्या को लेकर एक बड़े से कमरे में पहुंची। वह शायद उनके हॉस्टल का सबसे बड़ा कमरा था। बत्ती का बटन दबाते ही अहिल्या दंग रह गई। जैसा वैभव प्राय लाइफ और पोस्ट के चित्रों में देखने को मिलता है, वैसा ही समृद्धि और शालीनता से जगमगाता कमरा वर्किंग गर्ल्स की हैसियत से बहुत ऊंचा लग रहा था। पूरे कमरे में मोटी मिर्जापुरी या भद्री की कारपेट थी। बिना हत्थे के 2 सोफे आमने सामने लगे थे। उन पर कोई रेशमी गद्दियां ऐसी लापरवाही से पड़ी थी जो बड़े यत्न से दिखाई जाती हैं। एक ऊंचा सा आबनूस का टेबल लैंप छत की ऊंचाई को चूम रहा था। लैंप की रोशनी एक भयावने विकट हबशी के चेहरे की 2 लाल लाल आंखों से निकल रही थी।
कितना सुंदर लैंप है। यह आंटी पिछली बार सऊदी अरब से लाई थी। जैकी अहिल्या को बड़े गौर से देखकर बोली। मन ही मन वह भापना चाह रही थी कि उनके वैभव का अहिल्या पर कैसा प्रभाव पड़ा है। म्याऊं करता एक बहुत बड़ा कद्दावर काला पर्शियन बिल्ला कूदकर कहीं से आ गया और अपनी उठी पीठ को जैकी के पैरों से घिस घिस कर म्याऊं म्याऊं करने लगा। ओह माय स्वीट! जैकी ने उसे उठाकर गोद में भर लिया। लुक हु हैज कम! देखो कौन आया है, तुम्हारी एक और मौसी। प्रिंस नाम है इसका। मेरे एक फारसी मित्र ने मेरी वर्षगांठ पर मुझे भेंट किया था। मैं साहब चाय लग गई है, एक चपटी नाक की नेपाली आया ने पर्दा उठाकर कहा। चलो चाय पी ले। क्यों, क्या ख्याल है? हंसकर जैकी ने कहा। पर अहिल्या कुछ न बोली। न जाने कैसा लग रहा था उसे। एकदम ही अपरिचित लोगों के बीच उसे रात भर रहना होगा, या क्या उसने बुद्धिमानी का काम किया था? खाने का कमरा भी बहुत बड़ा नहीं था। एक लंबी मेज पर कई छोटी चटाइयां बिछी थी। उन्हीं पर चाय सजाकर 7 प्याले रख गई। एक तस्तरी में नमकीन काजू और भुने बादाम सजे थे। दूसरी तस्तरी में वह गर्म पकौड़ियाँ लाकर बोली, अब तो और मिस साहब भी आती होंगी, चाय सबके लिए लगा दूं। जैकी उसकी बात पूरी सुन भी नहीं पाई थी कि कई जोड़ी चप्पलों की, जूतों की खट खट खुट खुट सुनकर तालियां बजाकर बोली, आ गई सब, जल्दी चाय लो, तुम ठंडी हो जाएगी। खूब छकाऊंगी, मुझे पूछे तो तुम चुप ही रहना, कहकर वह जल्दी से मेज के नीचे छुप गई। अहिल्या भौचक्की सी बैठी रह गई। इतने में ही किसी फैशन परेड की सी भीड़ से कमरा भर गया। 5 बनी ठनी देसी विदेशी रूपसियां उसे अचरज से घूरने लगी। हेलो माय ब्यूटी, कौन हो जी तुम? एक गोरी सी लड़की जो उन सब में चुलबुली लग रही थी आगे बढ़ आई। दूसरी सांवली मोटी गदबदे बदन की लड़की जो अभी सीढ़ियां चढ़ने के जोश में हाँफ रही थी, लपक कर एक कुर्सी खींचकर अहिल्या से सटकर बैठ गई और बड़ी ही बेहया दृष्टि से उसे घूरने लगी। लगता है कोई आंटी की लेटेस्ट खोज है। बड़ी अदा से अपनी साथिनों की ओर उसने मुस्कुराकर मुट्ठी भर काजू मुंह में ठूंस लिए। ही चीनी, ईरानी, खोजा, हिंदू, एंग्लो लड़कियां निर्लज्ज स्वर में हंसने लगी। और शड़प, तुम सबकी सब निहायत बोर हो। मेज के नीचे से जैकी पंजे टेकती बाहर निकल आई। कैसी दिख कर रही हो बेचारी को, माय पुअर स्वीट। इनसे हमारी मुलाकात ट्रेन में हुई। बिना टिकट के ठाठ से सफ़र किया हमने फर्स्ट क्लास में। इनसे कह दिया कि बगल के डिब्बे में 2 सरदार हैं, हमें डर लगता है। सुर को बच्चे की तरह तुतला तुतला कर जैकी ने दोनों हथेलियां नाटकीय ढंग से कांपते कलेजे पर धर कर कहा, अरे वाह रे मेरी जैकी, मान गई तेरी बात। खोजा मुस्लिम किसी वेशभूषा सजी लड़की ने बढ़कर उसकी पीठ ठोकी। हमारी कौम सरदार, पठान, हिंदू, मुस्लिम किसी से नहीं घबराती। जैकी ने सीना ठोंक कर कहा, हियर हियर। वंशी किसी मीठी आवाज में एक दुबली पतली एनीमिक सी लड़की ने कहा और अपनी पतली पतली बाहों का फंदा जैकी के गले में डालकर झूल गई। अहिल्या सिर से पैर तक कांप रही थी। लग रहा था कि किसी भी क्षण वह भरभरा कर मेज पर औंधी गिर पड़ेगी। एक बार धूर्त गुरु शिष्य के चक्कर में पड़कर वह ऐसी ही अधमरी हो गई थी। तब उसके भया अंधकार को चीर कर राजू खड़ा हो गया था। आज उसे कौन बचाएगा? आज तो खाना बनेगा ही नहीं। जैकी ने टांगे मेज पर धर दी और गोल लंबोतरी सांवले पीले चेहरे वाली 5 सुंदरियां घेरा बनाकर अहिल्या के पास बैठ गईं। आंटी सुना कह गई हैं मोती महल से तंदूरी मुर्ग आएगा, कोई विदेशी दूतावास के अतिथि आ रहे हैं। एक आंख मीचकर उसने फिर बड़े अंदाज से पैरों की टखनियां मेज पर टैप की। सच, तब तो वी मस्ट सेलिब्रेट। वही दुबली पतली लड़की अलमारी खोलकर 2 बोतल निकाल ली। क्या हो रहा है जी यह सब? अहिल्या ने आंखें उठाई। उसने आगंतुका को देखा और उसने अहिल्या को। दोनों के चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए। सफेद रेशमी लेस लगी साड़ी व बिना बाहों की एक पट्टी मात्र चोली पहने खड़ी थी मल्लिका सरकार। ओंठों पर गहरा लाल लिपस्टिक लगा था। आंखों का धूप का चश्मा उतारकर उसने हाथों में लटका रखा था। पैरों के कोट शू से लेकर केश परिपाटी के सर्वथा नवीन रूप को देखकर अहिल्या स्तब्ध थी। क्षण भर पूर्व कमरे में जो सस्ती हुल्लड़बाजी चल रही थी अचानक शांत पड़ गई। आइए आंटी जी, आइए, इनसे मिलिए, यह मेरी आपको तुच्छ भेंट है, कहकर जैकी ने बड़ी निर्लज्जता से अहिल्या का आंचल खींचकर नीचे फेंक दिया।
देखे क्या रूप है और कैसी अपूर्व देह यष्टि। वह अपनी सस्ती हंसी हंसती अहिल्या की ठुड्डी पकड़कर कहती जा रही थी। फिर अचानक अहिल्या, जो अब तक अपनी चेतना खो बैठी थी, बिजली की गति से तड़प कर उठ खड़ी हुई। आंचल संभाल कर उसने जैकी को जोर से धक्का मारा। मेज कुर्सी से टकराती, तीन चार प्याले प्लेट फोड़ती। जैकी डिसूजा धड़ाम से चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ी। वहीं से वह गालियां देती चीखी, बिंदा दीन, पकड़ो इस छोकरी को। अहिल्या बड़े धैर्य से उठी। उसने अपना सूटकेस उठाया और पर्दा उठाकर तेजी से बाहर निकल आई। मल्लिका मूर्ति सी पर्दा पकड़कर खड़ी ही रह गई। चार पांच लड़कियां धराशायी जैकी की परिचर्या में लगी रहीं। अहिल्या कब की हवा की तरफ बाहर निकल गई थी। सड़क पर आकर वह सूटकेस लेकर तेज कदमों से बढ़ती जा रही थी। अंधेरा घना हो गया था। उसके पैर अभी भी उत्तेजना मिश्रित भय से ठक ठक कांप रहे थे। हाथ का सूटकेस कभी एक हाथ में झूल रहा था, कभी दूसरे में। दिल्ली की कोई सड़क क्या इतनी भी सूनी हो सकती थी? कोई आकर उसका गला घोंटकर रास्ते में फेंक भी दे तो किसी को कानो कान पता नहीं चलने का। उसकी आंखों में चेष्टा कर रोके जाने पर भी आंसू छल छल आए। दूर एक कार की बत्ती चमकी। उसके हृदय में आशा का संचार हुआ। पर क्या पता जैकी के हॉस्टल के विदेशी अतिथिगणों, छी छी, मल्लिका मौसी कितनी सस्ती और बाजारू लग रही थी। वर्किंग हॉस्टल की मैट्रन बनकर जनता को ऐसे छलने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी? पर मिसेस डटा के नाम के पीछे भी उनका कोई रहस्य था। उन्होंने विवाह कर लिया था। कार के निकट आने के पूर्व ही अहिल्या आड़ में हो गई, पर कार के चालक ने उसे देख ही लिया। खचाक से ब्रेक लगाकर उसने गाड़ी रोक दी। इतनी रात में आप अकेली कहाँ जा रही हैं जी? आइए मैं आपको छोड़ दूं। अहिल्या का रक्त भय से जम गया। डर के मारे उसके मुंह से बोल भी नहीं फूटा। ना वो आंख उठाकर चालक को देख ही पाई। जरा जल्दी करेंगी क्या? मुझे अभी अस्पताल जाकर अपनी बीमार पत्नी को देखना है और आधे घंटे के भीतर हवाई जहाज उड़ाकर काबुल पहुंचना है। आइए। उसने बड़े सौजन्य से कार का द्वार खोल दिया। अहिल्या ना ही न कर सकी। वह उसकी बगल में बैठ गई, पर अभी भी उसके दोनों पैर बुरी तरह कांप रहे थे। बड़े यत्न से सूटकेस को दोनों हाथों से जकड़कर वह हाथों का कांपना रोक रही थी। कहाँ उतरना है आपको? अहिल्या ने देखा चालक एयरफोर्स की वर्दी में था। आप मुझे किसी भी होटल में छोड़ दें, अहिल्या ने धीरे से कहा। क्या आप पहली बार दिल्ली आई हैं? अहिल्या ने देखा उस व्यक्ति के हाथ बड़े बड़े और पंजा फौलादी था। जी हाँ, एक ही रात रहना है मुझे, कल मैं चली जाऊंगी। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे दिल्ली में एक ही रात बिताने का प्रस्ताव सुनकर आगंतुक उसे मूर्खा नहीं समझेगा। पर सवाल तो एक रात का नहीं, आपके एकदम अनजान होने का है। क्षण भर हिचकिचाकर वह व्यक्ति फिर बोला, क्या आप मेरे घर चलना पसंद करेंगी? मेरी पत्नी बीमार है और 10 दिन से अस्पताल में पड़ी है, लेकिन घर पर मेरी बड़ी लड़की है, माँ है। आपका साथ भी हो जाएगा। कल आपको मेरी लड़की स्टेशन तक छोड़ आएगी। अहिल्या चुप रही। एक बार दूध की चली थी, अब मट्ठा भी फूंक फूंक कर पी रही थी। देखिए, यह रहा मेरा बंगला, कहिए छोड़ दूं यहीं पर? मेरे पास समय कम है। उस व्यक्ति का स्वर खींच से कुछ रूखा हो गया। हॉर्न बजाते ही एक बहुत लंबी सी लड़की बाहर आ गई। क्यों पापा, आप क्या अस्पताल नहीं गए? लड़की सांवली और बेहद दुबली थी। सलवार उसकी टांगों से चिपकी चिपकी थी और बिना बाहों की कमीज से उसकी पतली बाहें काग भगोड़े की सी लग रही थी। नहीं बेटी, इन्हें अपने पास आराम से रात भर रख लेना। अकेली रास्ता भूल गई थी, सुबह हजूरा सिंह से कहना स्टेशन तक छोड़ आएगा। अहिल्या सूटकेस लेकर उतर गई। धन्यवाद, उसने कांपते गले से कहा और पहली बार अपने रक्षक के चेहरे को देखा। 6 फुटे सरदार का सौम्य चेहरा मुस्कुरा उठा। ओए कोई गल नहीं बेटी, ज्ञान कौर, इन्हें कोई तकलीफ ना हो बेटी। की होया पुत्र? कहती एक मोटी और नाटे कद की सफेद सन के से बालों वाली महिला सफेद सलवार कमीज और चुने दुपट्टे में ठुमकती खड़ी हो गई। अपने छोटे छोटे बेलन से हाथों से वह अपना सुपारी के आकार का जूड़ा लपेटती आ रही थी और अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे छोटी सी सफेद चौकोर मस्जिद अपनी मीनारे आकाश में उठाए हवा में उड़ती चली आ रही हो। कुछ नहीं माता जी, ये बेचारी रास्ता भटक गई थी, होटल में जा रही थी, मैं यहीं ले आया। आप इन्हें आज अपने पास ही सुला लेना। आहा पुत्र, आओ आओ। माताजी ने बड़े स्नेह से अहिल्या की पीठ थपथपाकर अपने नकली दांतों की बत्ती सी दिखा दी। पुत्र को काबुल के लिए विदा देकर माताजी उसे भीतर ले चली। आगे आगे ज्ञान कौर चल रही थी। कहाँ जाएंगी आप? ज्ञान कौर ने मुड़कर बड़े लजीले स्वर में पूछा। कलकत्ता। अहिल्या ने हाथ का सूटकेस नीचे रख दिया और रुमाल से हथेलियां पोंछने लगी। आ बेटी बैठ।
माताजी तखत पर बैठ गईं और हाथ से खेस की सिलवटें दूर कर उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़कर बिठा दिया। ज्ञान कौरे जा, कुछ रोटी छोटी ले आ, या बेचारी तो भूखी होगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इतनी रात को अब नहीं खाऊंगी। अहिल्या को सचमुच भूख भी नहीं थी। वाह, खाएगी कैसे नहीं, मैं अभी लाती हूँ माताजी। ज्ञान कौर भाग कर एक स्टील की बड़ी सी थाली में कुछ तंदूरी रोटियां, बैगन का भरता और सूखी दाल लेकर आ गई। आपको खाना ही होगा, देखा नहीं पापा चलते चलते कह गए थे आपको कोई तकलीफ ना हो। ज्ञान कौर ने हंसकर थाली उसके सामने रख दी। माताजी ने अपनी टांगे फैलाकर दूसरा तखत भी घेर लिया और जोर जोर से गुनगुनाने लगी। पहली संध्या तारनी, तार माता तारनी, सब दुख निवारनी, सच्ची श्री भगवानी, सच्ची श्री भगवानी। किसी प्रकार थोड़ा बहुत खा पीकर अहिल्या हाथ मुंह धो आई। 2 तख्तों पर बिस्तर लगाकर ज्ञान कौर ने अपना दुपट्टा तहाकर सिरहाने धर दिया और अहिल्या ने देखा दुपट्टा उतारने पर वह एकदम लड़का जैसी लग रही थी। उसके पिता को वह देख चुकी थी और ठिगनी होने पर भी दादी अपने यौवन काल में अपूर्व रूप सी रही होंगी, फिर भी अपने सुदर्शन पिता और ठसकेदार दादी से उस बेचारी ने कुछ भी नहीं पाया था। आप लेट जाइए बहन जी, मैं माताजी के साथ सो जाऊंगी, ज्ञान कौर ने सकुच कर कहा। पर अहिल्या ने देखा माताजी की गंधमादन पर्वत सी विराट देह ने पूरा तखत घेर लिया था। दोनों टांगे पसार कर उन्होंने तखत का आधे से भी अधिक भाग कब्जे में कर लिया था। बेचारी ज्ञान कौर कहाँ लेटेगी, अहिल्या सोचने लगी। देखिए, मैं आपके सोफे में लेट जाऊंगी, आप कष्ट ना करें, कहकर वह उठकर पास के कमरे के सोफे पर लेट गई। थक कर उसका बदन चूर चूर हो रहा था। कमरे में अजब सीलन की बदबू आ रही थी। दीवार पर शेर की खालें टंगी थी, जिनकी नकली लाल लाल जीभ अंधेरे में भी चमक रही थी। आपको यहाँ ठीक से नींद भी नहीं आएगी, अंदर लेट जाइए। ज्ञान कौर फिर आकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई। नहीं नहीं, मैं बड़े आराम में हूँ, अहिल्या बोली। आप सो जाइए। सोफा ना जाने किस पुरातन युग का स्मृति चिन्ह था। जिधर करवट लेती उधर ही वह सोफे के किसी टूटे स्प्रिंग से उलझकर रह जाती। पर थोड़ी देर में उसी झूले से सोफे में उसे नींद आ गई। सुबह उठी तो माताजी बगल वाली कोठरी में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रही थी। पास के बंगले से किसी का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। नींद आई बहन जी, ज्ञान कौर दुपट्टे से हाथ पोंछती हंसती हंसती आकर उसके पास बैठ गई। खूब सोई, अगर यह बच्चा ना रोता तो शायद दिन भर सोती ही रहती। अहिल्या ने उठकर साड़ी ठीक की। मेरी बुआ जी का बच्चा है, बुआ जी 3 महीने से पागल खाने में थी, अभी महीना हुआ लौटी है। फुफड़ जी ही बच्चे को रखते हैं, इसी से रोता रहता है बेचारा। आप चाय तो पीती होंगी? हाँ, पर क्या आप मेरे लिए ही चाय बनाएंगी, आप नहीं पिएंगी? हाय, पीऊंगी क्यों नहीं, हजूर सिंह यहीं ले आओ चाय। मैं तो पीती हूँ, माताजी दूध और लस्सी पीती हैं। कहती चाय ने तेरा रंग स्याह कर दिया है। हाथ में चाय की ट्रे लेकर बिना साफे का एक लंब तड़ंग सरदार भीतर आया और उसके पीछे पीछे सारे दुपट्टे को गोला बनाकर मुंह में ठूंसती खिलखिलाती ज्ञान कौर की बुआ जी। हाय राम, सुबह ही सुबह बुआ जी कहाँ से आ गई? आप डरिएगा मत, बक झक करके अभी चली जाएंगी, मारपीट नहीं करती। सत श्री अकाल बुआ जी, आइए चाय पीजिए। ज्ञान कौर ने एक कुर्सी खींच दी, पर जिस बात पर बुआ जी को हंसी आ रही थी वह सुनाए बिना उन्हें चैन कहाँ था। ओए कुड़ी, तेरे फुफ्फड़ जुनू कौआ ले गया। फिर हंसती हंसती दोहरी हो गई। ऐसा नहीं कहते बुआ जी, कौआ भला आदमियों को कहीं लेकर जाता है? या देखिए, हमारी मेहमान आई है, क्या कहेंगी आपको देखकर? आपने तो मिरांडा हाउस में पढ़ा है ना बुआ जी? ज्ञान कौर का स्वर किसी बड़ी बूढ़ी दादी नानी की भांति गंभीर था। चाय में 2 चम्मच चीनी दूं बुआ जी? और जैसे किसी जिद्दी बच्चे को बहला रही हो। खूब मजा आएगा, बुआ जी कह जा रही थी। यहाँ से ले जाएगा चांदनी चौक, फिर डिफेंस कॉलोनी, फिर लोधी रोड पर, और फिर कुतुब मीनार पर चढ़कर पटक देगा नीचे, फट से नारियल सा फूटेगा तेरा फुफ्फड़। बुआ जी को फुफ्फड़ जी के कुतुब मीनार से गिरकर फूटने की कल्पना से बेहद गुदगुदी हो रही थी। वे हाय रब, मैं की करा, किथे जावा, कहती कहती हंसी के दौरे से दोहरी हुई जा रही थी। उन मादग्रस्त आंखों में कई रात जगने की ललाई थी। किसी समय बुआ जी सुंदरी रही होंगी, शरीर अभी भी छरहरा था, चेहरे की गढ़न निर्दोष थी, किंतु उन्माद के विकट दौरे ने सौंदर्य की धज्जियां उड़ा दी थी। लीला चल, उरे आ कुड़ी, कमली। माताजी उदास सी उसके पास खड़ी हो गई। चल उठ मेरे कमरे में। लड़की को खींचकर माताजी उठा ले गईं और खिसियानी हंसी हंसकर लीला दुपट्टे का बुर्का सा पहन माता के पीछे पीछे चल दी।
3 साल से इनका यही हाल है, ज्ञान कौर कहने लगी। मिरांडा हाउस की पढ़ी हैं, शिमले से सीनियर कैम्ब्रिज किया, रंग ऐसा था कि छूने से मैला होता था। अब कौन कहेगा? अचानक ही दिमाग फिर गया, दुनिया भर के इलाज कर डाले। फुफड़ जी पापा के साथ इन्हें झड़वाने बदायूं भी ले गए थे। बरेली आगरा में बिजली के झटके भी लगे, पर वही हाल है। आपके फूफा जी करते क्या हैं? एक एयरलाइंस में है, 800 तनख्वाह पाते हैं। ऐसे सुंदर हैं देखने में। असल में उनसे मेरे रिश्ते की भी बात चली थी। अचानक ज्ञान कौर को ध्यान आया कि वह मात्र एक रात की परिचिता के सामने आवश्यकता से अधिक वाचाल होती जा रही थी। एकदम चुप होकर पैर के अंगूठे से वह जमीन कुरेदने लगी। फिर क्या हुआ? अहिल्या को प्रश्न पूछने के साथ ही ग्लानि हो आई। उन्होंने बुआ जी को पसंद कर लिया। बुआ जी मुझसे 1 ही महीना तो बड़ी हैं। मैंने इसी वर्ष एमिट किया है। पापा नौकरी नहीं करने देते, कहते हैं अगले साल रिटायर हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा। अरे, आपकी चाय तो एकदम ठंडी हो गई, लीजिए ना। अब नहीं लूंगी, नहा धोकर तैयार हो ही जाऊं, 9 बजे तक स्टेशन पहुंचना होगा। आपके पापा ना मिलते तो ना जाने किस होटल में रात काटनी पड़ती। अहिल्या ने चाय के प्याले उठाकर ट्रे में लगा दिए। होटल का उल्लेख करते ही पिछली रात की एक एक बात उसे याद हो आई। 24 घंटे के नाटक में वह कैसे कैसे दृश्य देख चुकी थी। आप चलिए, गुसल खाना पीछे की तरफ है, इस बरामदे से चलना होगा। मैं हजूरा सिंह से कहती हूँ, चटपट 4 मूली के पराठे सेक देगा। नहीं नहीं, मुझे इतनी सुबह खाने का अभ्यास नहीं है, आप कष्ट ना करें। अहिल्या ने उसके दोनों हाथ पकड़कर आग्रह भरे स्वर में कहा। वाह जी वाह, मेहमान को हमारे पंजाब में खाली पेट विदा नहीं दी जाती। हजूर सिंह, जल्दी से 4 पराठे सेक दे। अहिल्या को बड़े प्रेम से खिलाकर वह एक दिन का परिचित पंजाबी परिवार विदा देने बरामदे में खड़ा था। दुपट्टा कंधे में लपेटे, रूखे केश सवारे बुआ जी न जाने कब सज धज कर आ गई थी। तंग मोहरी की हल्की गुलाबी सलवार पर उनकी गुलाबी छीट की कमीज बदन के साथ सिली लग रही थी। रात भर जगने से गालों का मुल्तानी रंग और खिलाया था। होठों पर बड़ी ही कुशल हाथों से लिपस्टिक लगाया गया था। बाय, उन्होंने मीठी मुस्कुराहट से अहिल्या को विदा दी। कलफ के दुपट्टे को संभालती माता जी ने अपनी भारी भरकम बाहों में अहिल्या को भरकर बड़े प्रेम से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों में आंसू में कहीं भी बनावटी विषाद का पुट नहीं था। हाय देखा, एक दिन पहले तुम्हें जानते भी नहीं थे बेटी, पर देखो ईश्वर की माया, ऐसी ममता में बांध लिया है, लगता है घर की बेटी जा रही है। सुखी रहो। ज्ञान कौर की शादी पर जरूर आना बेटी। ज्ञान कौर अपनी दादी के व्यर्थ का निमंत्रण सुनकर हंसने लगी। तब तो आप कभी भी नहीं आ सकेंगी, चल फिटे मुंह। माताजी ने उसे झिड़क दिया। बुआ जी शांत खड़ी थी, कुछ नहीं बोली, हंसती रही। सबसे विदा लेकर अहिल्या स्टेशन पहुंची। बुक स्टॉल से एक आध पत्रिकाएं लेकर वह गाड़ी का इंतजार करने लगी। कलकत्ता पहुंचने पर वह मदर को लिखकर अपनी मजबूरी जता देगी। गौर मोहन काका ठीक ही कह रहे थे, कर्नल को वह अब अकेले नहीं छोड़ेगी। अगर पापा से वह मल्लिका मासी के बारे में कह दे तो छी छी, इतनी नीच वह नहीं है। बार बार उसे मल्लिका मौसी की उस सजी धजी आकृति का ही स्मरण हो रहा था। एक शब्द भी तो उन्होंने नहीं कहा। और उनकी आश्रिता आधुनिक आधी दर्जन रूपसियां, जो न जाने कितने गृहस्थों के घर फूंकर तमाशा देख चुकी हैं। ट्रेन आ गई थी। कुली ने उसका सामान फर्स्ट क्लास के जिस डिब्बे में लगाया था, उसमें एक बंगाली प्रौढ़ा अपने परिवार के साथ कलकत्ता जा रही थी। अहिल्या ने निश्चिंत होकर बिस्तर फैला दिया। प्रौढ़ महिला के साथ उनकी पुत्री और उसके 2 प्यारे से बच्चे थे। छोटा बच्चा बार बार अपने हाथ का झुंझुना नीचे फर्श पर पटक देता था और उसकी 4-5 साल की दीदी उसे खूब सयाने स्वर में डांट पिला रही थी। आबार, दुष्टू, फिर शैतान, और झुक झुक कर झुंझुना उसे थमा रही थी। सावली युवती माँ दोनों का क्रीड़ा कौतुक देखकर धीमे से मुस्कुरा रही थी। कभी बच्चा अपनी नानी को तोतले स्वर में पुकार कर दीदी की शिकायत कर रहा था, दादू दादू, और नानी बच्चे की दीदी को बनावटी क्रोध के स्वर में डांट रही थी। ए खुकू की कोरिश, ए बच्चे क्या कर रही हो? अहिल्या को उस स्वल्प भाषी बंगाली परिवार के साथ यात्रा करना भी बड़ा भला लग रहा था। माँ बेटी आपस में बहुत कम बोल रही थी। कभी बच्चे की खिलखिलाहट और उसकी दीदी की निर्मल हास्य धारा से ही रेल का डिब्बा गूंज उठता था और फिर वह गाड़ी अपने पहियों के लयबद्ध संगीत के साथ बढ़ती चली जा रही थी। अहिल्या ने तार भेजकर अपने आने की सूचना दे दी थी। स्टेशन पर पापा ना आए, कोई ना कोई तो आएगा ही।
वह उतरी तो गौर मोहन काका ने अपनी जरी पाड़ की चुनी धोती और बगुला के पंख सा कुर्ता पहने स्निग्ध हंसी से उसका स्वागत किया। चलो आ तो गई माँ जगदात्री, मैंने तो सोचा बाल मुड़ाकर कहीं तू भी उन भक्तिनों के दल में न चली गई हो। किन भक्तिनों के दल में काका? अहिल्या समझ ना पाई। अरे बाबा, तेरी स्कूल की भक्ति ने, क्या पता एक गाउन पहन रोजरी लटका तू भी नन बन जाती। ओ समझी। अहिल्या ने जोर से हंसकर बड़े स्नेह से उनका हाथ पकड़कर हिला दिया। पापा क्यों नहीं आए काका बाबू? एकाएक बूढ़े गौर मोहन बाबू का प्रफुल्ल चेहरा उदास हो गया। अच्छा घर तो चल, फिर बातें होंगी। तेरे पापा को क्या इतनी बेकार की फुर्सत है जो बेला को बेला स्टेशन हाट घूमते फिरे? आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा सुनेंगे अगले भाग में। यदि आपको ये वीडियो और ये कहानियाँ सुनने में अच्छी लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे एक सुनने वालों ने लिखा था कि मेरे शब्दों में, मेरे बोलने की शैली में बहुत ज़्यादा भाषा में उतार चढ़ाव नहीं होता। मैं आगे से और प्रयास करूँगी कि मेरे बोलने की शैली में जो कमियां हैं मैं उन्हें सुधार कर सकूं। कृपया आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा और जो कथा आगे सुनना चाहे उसे भी बताइएगा, किंतु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे 2 और चैनल भी हैं, एक सरोजेंद्र और दूसरा मूवीज़ की सनीमा बाजी। कृपया उन्हें देखकर अपनी राय दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।